अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं अपनी आज की खौफनाक कहानी। इतनी मुश्किलों से अब्बा से इजाज़त ली थी, रुकावट पे रुकावट, पहले अब्बा और अब ये लफंगे। अगर यही चलता रहा ना तो तेरा तो पता नहीं, मेरी जॉब ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ना करे। हानिया, तुझे पता है ना मेरी जॉब तेरी वजह से चल रही है, और तू जानती है कि मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा तुझ पे भरोसा करते हैं। मेरे लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। फिर आज इनको सबक सिखा के ही रहूँगी। कितने दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर लड़की से थप्पड़ खाते हैं, लेकिन फिर भी गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है लड़कों में। हानिया गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। ये भी तो देखो कि तुम्हारा गाउन कितना टाइट है। ऐसे पर्दे का क्या फ़ायदा जो सिर्फ नाम का हो। और हाँ हानिया, इस रास्ते से गुजरना हमारी मजबूरी है। इन लड़कों को तो कोई और ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन हम ना घर के रहेंगे ना घाट के। मेरे ख्याल में तो खामोशी ही इसका वाहिद इलाज है। हिबा हानिया को समझाने लगी, लेकिन हानिया को तो सबक सिखाने की पड़ी थी। ये लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हासे। हानिया ने गली के नुक्कड़ पर खड़े 3 लड़कों को देखा। गुड मॉर्निंग मैडम। वो लड़के हानिया और हिबा को देखकर खड़े हो गए। एक्चुअली मैडम, कल आपका ये 100 रुपये का नोट गिर गया था, बस यही वापस देना था। इन लड़कों में से एक ने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला। मेरी बात सुनिए, हम शरीफ इज्जतदार हैं, बहुत मजबूरी में घर से निकलते हैं। बराहे मेहरबानी हमारा रास्ता छोड़ दें, वरना। हानिया ने धमकी वाले अंदाज में कहा। वरना? वो लड़के बैक वक्त एक साथ बोली। वरना एक जोरदार थप्पड़ मारूंगी और अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा, वाह, बहुत हिम्मत है। इस लड़के ने हानिया की आंखों में घूरा और फिर हानिया ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद कर दिया। या अल्लाह मदद करना। हानिया हड़बड़ाकर बैठ गई, साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और गटागट पी गई। हानिया, हानिया। किसी अनदेखी ताकत की सरगोशियां सुनकर हानिया के मुंह से लगा गिलास छूट गया। कौन है? वही हानिया। वो सरगोशी अब करीब से आ रही थी। मुझे माफ कर दो। हानिया हाथ जोड़ने लगी। सन्नाटेदार थप्पड़ हानिया के चेहरे पर पड़ा और वो बेड से नीचे गिर गई। इसके गाल से खून निकलने लगा। हानिया, हानिया बेटा, दरवाज़ा खोलो। हानिया के अब्बा कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगे। अब्बा, अब्बा की आवाज़ सुनकर वो भागकर कुंडी की तरफ गई। अब्बा! बाप के सीने से लिपट कर वो फूट फूट कर रोने लगी। हानिया, क्या हुआ? कोई ख्वाब देख लिया क्या? बेटे डरो नहीं, अब्बा ने हानिया को तसल्ली दी। अब्बा जान, आपको मेरे गालों से रिश्ता खून दिखाई नहीं दे रहा? कौन सा खून? अब्बा ने हानिया के गालों पर हाथ रखा था। गुड मॉर्निंग मैडम। एनी ने अपना बैग हानिया के पास रखा और वहीं घास पर बैठ गई। ये गुड मॉर्निंग बोलना बंद करो, तुम्हें एक बार समझ नहीं आती? ओके यार, काट खाने को क्यों दौड़ रही हो? वैसे मेरी नानी कहती है कि आसिफ का असर और दिल का चोर यानी इश्क छुपाए नहीं छुपता। अब आसिफ तो होने से रहा, तो सेकंड वाली ऑप्शन का जवाब देना पसंद करेंगी आप? एनी ने हानिया के चेहरे को घूर कर कहा। क्यों? जिस पर आसिफ हो, इसके क्या सींग निकल आते हैं? सींग तो नहीं, बल्कि चेहरा जरूर बिगड़ जाता है। हानिया ने चौंक कर एनी को देखा, जो पकोड़े खाने में मगन बोली चले जा रही थी। अरे, सर आसिम के लेक्चर में जस्ट 2 मिनट रह गए हैं, चलो उठो, पिटवाओगे क्या? एनी ने अपना यूनिफॉर्म झाड़ा और बैग कंधे पर लटकाकर चल पड़ी। मैं आई कम इन सर? एनी ने डरते डरते क्लासरूम में कदम रख। नो। सर आसिम ने एक नज़र एनी पर डाली और नफ़ी में सर हिला दिया। सॉरी सर, नो। आपको पता होना चाहिए क्लास की टाइमिंग्स का। सर आसिम ने अपने कोट का बटन बंद किया। सर, मैं हानिया को ढूंढने चली गई थी। सर, कसम से पूरा कॉलेज गवाह है कि ये एक पल यहाँ होती है तो दूसरे पल वहाँ। प्लीज सर। एनी की झूठी कसम पर हानिया ने चौंक कर देखा। ओके, बट लास्ट टाइम। सर आसिम इस्लामियात के प्रोफेसर थे, लेकिन इनको देखकर ये लगता था जैसे वो किसी फिल्म के हीरो हैं। ऊंचे, लंबे, चौड़े, सफेद रंग पर काला चश्मा और इस चश्मे के पीछे सब्ज बड़ी बड़ी आंखें।
बालों पर जेल लगाना वो कभी ना भूलते थे। पिछले 4 सालों से वो मोस्ट फैशनेबल प्रोफेसर का अवार्ड जीतते आ रहे थे, लेकिन वो पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त थे। वक्त की पाबंदी ना करने वालों से सख्त नफरत थी इनको। कॉलेज की छुट्टी होते ही लड़कियां अपने घरों को होनी। अब्बाजान किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए हानिया टैक्सी या रिक्शे के इंतज़ार में गेट के पास ही खड़ी हो गई। हानिया, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? एक ब्लैक कार हानिया के पास रुकी और इसमें से सर आसिम ऐनक लगाए हुए निकले। सर, मैं रिक्शे का वेट कर रही हूँ, आज अब्बा नहीं आए लेने। ओके, आए, मैं आपको छोड़ दूँ। उन्होंने गाड़ी की तरफ इशारा किया। हानिया भी ना चाहते हुए गाड़ी में बैठ गई, साथ ही अपना एड्रेस समझाने लगी। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, हानिया ने सर को कहा। सर, अगर कोई शख्स अपनी गलती किसी दूसरे पर डाले और बाद में इसको एहसास हो जाए तो वो अपनी गलती का कफारा कैसे अदा करे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे माफ़ी मांग ली जाए और सबके सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया जाए, सर आसिम बोले। सर, अगर वो मर गया हो तो? हानिया ने सर आसिम की तरफ देखकर पूछा। सर आसिम ने हैरत से इसकी तरफ देखा। अरे, ट्रैफिक जाम है, उफ, चलिए मैं शॉर्टकट रास्ते से ले चलता हूँ। सर आसिम ने सड़क पर लगी गाड़ियों की कतार देखकर गाड़ी को यू टर्न दिया और तंग तंग गलियां पार करने लगे। गाड़ी बहुत मुश्किल से चल रही थी। सर आसिम बोले, सड़क बहुत ख़राब है, लगता है टायर बदलना पड़ेगा। गाड़ी एक झटके से रुकी तो सर आसिम ने खिड़की से बाहर झांक कर टायर का जायज़ा लिया। हानिया, आप गाड़ी में बैठिएगा, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ। सर आसिम ने गाड़ी से मोबाइल फ़ोन निकाल कर जेब में रखा और पानी की तलाश में निकल गए। हानिया, बाहर आओ। वही नादीदा सरगोशियाँ फिर से सुनाई दी। हानिया ने घबराकर चारों तरफ देखा। वो अपने बचाव के घर से गाड़ी से बाहर निकल आई। ये तो वही जगह है, मैं इस मोहल्ले में कैसे आई? हानिया ने थूक निकलते हुए सोचा। गुड मॉर्निंग मैडम, आपका 100 रुपये का नोट गिर गया था। मिली जुली आवाज़ें हानिया का दिमाग फाड़ रही थी। हानिया ने सर पर दौड़ लगा दी, लेकिन हैरत के मारे इसकी आंखें पथरा गई थी। इतना दौड़ लगाने के बावजूद आखिर वो उसी नुक्कड़ पर रुकती जहाँ से वो भाग रही थी। हानिया इस सीढ़ियों पर बैठ गई जहाँ इन लड़कों का टोला बैठा करता था। हानिया ने खींचकर अपना दुपट्टा जमीन पर फेंका और दोनों हाथ कानों पर रख लिए। इस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा। ऐसी मौत आएगी तुम्हें जो तुम सोच भी नहीं सकती। हानिया, मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी असलियत के आगे हर असलियत फीकी पड़ जाएगी। खुदा की लाठी बेआवाज़ है हानिया, दर्दनाक मौत मरोगी तुम दुनिया के सामने तमाशा बनोगी, वैसे ही जैसे तुमने मुझे तमाशा बनाया। वो आवाज़ें हानिया की जान निकाल रही थी। आते जाते लोग इसे पागल समझकर नज़रअंदाज कर रहे थे और कुछ इसकी वीडियो बनाने लगे। हानिया अपने कान नोचने लगी। वो अपने नाखूनों से अपने कानों को जैसे उखाड़ने लगी। वो इन आवाज़ों से दूर जाना चाहती थी। हानिया के बाल टूटकर इसके नाखूनों में फंस गए। वो बुरी तरह से निढाल हो गई। इसका चेहरा खून में लथपथ था। हानिया, क्या हुआ आपको? हानिया, होश करो। सर आसिम ने हानिया को देखा तो दौड़कर इसके पास आए और बामुश्किल इसे कार में बिठाया और हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। डॉक्टर अदनान बोले, इसकी हालत गैर है, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद इसके कानों के पर्दे फट जाते। यार अदनान, मैं तो खुद परेशान हूँ। आसिम, ये टोटली पुलिस केस है, तुम बचकर रहना। इसकी हालत से मुझे खौफ आ गया था। इसके नाखूनों में इसके कानों का गोश्त तड़ा हुआ है। बहुत ही दर्दनाक कंडीशन है। आसिम, कहीं ये लड़की? अदनान उठकर आसिम के पास बैठ गया और बात अधूरी रह गई। अच्छा, मैं इससे मिलकर आता हूँ। आसिम ने कुर्सी खिसकाई और बाहर चला गया। जख्म बहुत गहरा है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको कम से कम 1 हफ्ते का रेस्ट करना चाहिए। आप फिक्र न करें, मैं कॉलेज से आपकी छुट्टियां ले दूंगा। आपको शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सर आसिम ने जवाब के लिए हानिया की तरफ देखा, मगर वो तो न जाने कब से छत को तके जा रही थी।
हानिया उठो। सरगोशी से हानिया उठ बैठी। पूरे कमरे में अंधेरा था, शायद लाइट जा चुकी थी। हानिया ने बालों को कैचर में कैद किया और साइड टेबल पर हाथ मारने लगी। वो अपना मोबाइल फोन तलाश कर रही थी। हाथ मारते मारते पटख की आवाज आई। शायद मोबाइल फोन नीचे गिर गया था। वो बेड पर बैठी बैठी नीचे की तरफ झुकी। बेड के नीचे सफेद कफन में लिपटी, शानों पर काले स्याह बाल बिखराए, वो लाल लाल आंखों से हानिया को ही देख रही थी। हानिया ने जैसे ही इसे देखा, इसकी चीख निकल गई। हानिया के चीखते ही वो फौरन गायब हो गई। हानिया ने डरते डरते आंखें खोली तो कमरे में मुकम्मल सन्नाटा था। अचानक इसे कुंडी की आवाज आई, जैसे किसी ने कुंडी लगाई। वो चारों तरफ आंखें फाड़े देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हानिया, इस सरगोशी के साथ कफन में लिपटी वो लड़की फिर नमूदार हुई। हैरत की बात तो ये थी कि कमरे में अंधेरा होने के बावजूद वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी, मुझे छोड़ दो। हानिया रोने लगी। इस लड़की ने अपने बाजू लंबे किए और हानिया के दोनों हाथ इसकी कमर पर बांध दिए। बेड के नीचे से एक जंजीर निकली और हानिया के पैरों से लिपट गई। मारना चाहती हो मुझे? मारो, मैं भी मरना चाहती हूँ, निकलना चाहती हूँ इस अजियत से, मारो मुझे, मारो। हानिया चीख चीख कर इस लड़की से कह रही थी, जबकि वो लड़की सुर्ख अंगारा आंखों के साथ हानिया को घूर रही थी। इसके काले बाल हवा के दोष पर उलझ गए। खिड़कियां और दरवाजे बंद होने के बावजूद कमरे में तूफान आ गया। अचानक बहुत सारी तेजधार छुरियां उड़कर हानिया के जिस्म में बेवस्त हो गई और वो पथराई आंखों के साथ बेड पर औंधे मुंह गिर पड़ी थी। पूरे कमरे में खून की जैसे नदी बह गई। बेटा, एक ना एक दिन तो हानिया को ब्याना ही था। बस मुझे तो हैरानगी हुई कि आप अचानक कैसे। अंकल, अब शादी की तारीख पक्की करें। अम्मी अब्बू के जाने के बाद आसिम का सबसे बड़ा रिश्ता मेरे साथ है। मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द मेरा भाई अपना घर बसा ले। सर आसिम ने अपनी बहन भांजी अमन और बहनोई को हानिया के रिश्ते के लिए भेजा था। जी बिल्कुल, आप जानती हैं इस एक इंसान ने मेरी जिंदगी अचीरन कर दी है। बीवी का तो नाम ही बदनाम है। असल में फसाद की जड़ तो ये साले होते हैं। अदनान ने निहायत राजदारी से हानिया के कान में कहा। चले जाओ यहाँ से। हानिया ने अदनान की गर्दन को बड़े आराम से अपने हाथ में कैद कर लिया। हानिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हानिया, होश करो। हानिया की गैर इरादी हरकत देखकर सभी घबरा गए। अचानक हानिया की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि कमरा थक थक की आवाज़ों से गूंजने लगा। हानिया के बाल शानों पर बिखर कर हवा में लहराने लगे। चले जाओ, मैं बदरू नहीं हूँ। तुम मासूम हो, मगर ये मासूम नहीं है। तुम पछताओगे, छोड़ दो इसे, जाओ। हानिया मुंह फाड़ फाड़ कर बोल रही थी। हानिया की आवाज़ में अजीब सा बदलाव था। बेवकूफ़ मत बनो। अरे यार, आज तो अप्रैल फूल है। हानिया फूल बना रही है सबको। आसिम सबको मुतमईन करने लगा। मैं हानिया नहीं, हिबा हूँ, अभी बताती हूँ। हानिया ने अमन को हवा में उछाल दिया। वो बच्ची किसी रुई के गालों की तरह उड़ती हुई दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। अमन, अमन! सभी भागकर अमन के पास गए। आसिम ने अमन को पानी के छींटे दिए। अमन के सर से बहुत खून बह रहा था। आसिम गुस्से से दांत पीसते हुए उठा और हानिया का बाजू पकड़कर घसीटता हुआ गाड़ी में ले गया। आसिम ने गाड़ी स्टार्ट की और अंधाधुंध ड्राइव करता हुआ कब्रिस्तान के पास जा रुका। बहुत शौक है ना तुम्हें डराने का? चलो डराओ अब। कब्रिस्तान में तो रूहें होती है ना, तो फिर तुम्हें भी आज़ाद किया, डराओ अब। आसिम ने हानिया को एक कब्र की तरफ धकेला। अब सारी रात यहीं सड़ना, इन कब्रों को डराना। आसिम ने गाड़ी की चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। आसिम सर। आसिम को अपने अकब से आवाज़ आई तो इसने घबराकर पीछे देखा। बैक सीट पर हानिया बड़े आराम से बैठी मुस्कुरा रही थी। आसिम जल्दी से गाड़ी से उतरा और उल्टे पांव दौड़ लगा दी। वो किसी चीज़ से टकराया और औंधे मुंह एक कब्र पर गिरा। हिबा वल्द रियाज। कब्र के कुतबा पर हिबा का नाम पढ़कर आसिम को ठंडे पसीने आने लगे। आसिम हिम्मत करके खड़ा हुआ तो हवा में हानिया को पाया। वो आसिम को ही देख रही थी।
اب عاصم کو یقین ہو گیا کہ ہانیہ پر اثرات ہیں۔ کون ہو تم؟ ہانیہ کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ کیا بگاڑا ہے ہانیہ نے تمہارا؟ عاصم کے پیچھے سے نہایت نورانی آواز آئی تو عاصم نے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید داڑھی والے بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں لمبی سی تسبیح پکڑی ہوئی تھی جس کے دانے بات کرتے ہوئے بھی آگے آگے سرک رہے تھے۔ وہ جو سبز چولا پہنے عاصم کے پاس ہی آ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا تو چلا جا، میں اس لڑکی کو ختم کر دوں گی، تو بیچ میں نہ پڑ، ہانیہ ہوا میں لہراتی ہوئی بول رہی تھی۔ میں پہچان گیا ہوں، تیری خوشبو بتاتی ہے کہ تو نے ابھی تک خون نہیں پیا، تو نیک ہے، تجھے تیرے رب کا واسطہ دیتا ہوں، بتا کیا ہے تیرا انتقام؟ بزرگ کی آواز میں بہت نرمی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر شاید وہ ہانیہ کے نہیں بلکہ ہبا کے آنسو تھے۔ ہبا نے بولنا شروع کیا۔ میں اور ہانیہ ایک اسکول میں جاب کرتے تھے۔ میرے گھر کے حالات افاقہ انگیز تھے، اس لیے مجبوراً مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ میری قریبی سہیلی اور ہمسائے ہانیہ نے بھی اسی اسکول میں جاب شروع کر دی۔ جاب شروع کیے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ گلی کے نکڑ پر بیٹھنے والے لڑکوں نے ہمیں چھیڑنا شروع کر دیا۔ ہانیہ غصے کی تیز تھی۔ ایک دن غصے میں آ کر ہانیہ نے ان میں سے ایک لڑکے کو تھپڑ مار دیا۔ وہ لڑکا امیر باپ کا بیٹا تھا۔ اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ہانیہ کو خط لکھا کہ وہ بہت جلد اس سے اس کے تھپڑ کا بدلہ لے کر رہے گا۔ ہانیہ نے مجھے نہیں بتایا۔ اگلے دن جب میں ہانیہ کو اسکول کے لیے بلانے گئی تو ہانیہ نے بہانے سے اپنے گاؤن پر چائے گرا دی اور پھر ضد کرنے لگی کہ وہ آج چھٹی کرے۔ میں نے اسے اسکول جانے کے لیے منایا، یہ کہہ کر کہ وہ میرا گاؤن پہن لے جو کہ ڈھیلا تھا، اور ہانیہ کا گاؤن خود میں نے پہن لیا جو بے انتہا ٹائٹ تھا۔ جب اسکول سے چھٹی ہوئی تو ان لڑکوں نے مجھے ہانیہ سمجھ کر اغوا کر لیا۔ بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ میں ہانیہ نہیں بلکہ ہبا ہوں تو انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا کہ میں جان بوجھ کر اغوا ہوئی تھی۔ سب سے بڑھ کر ان لڑکوں نے ہانیہ کو پیسے کا لالچ دیا کہ عدالت میں میرے خلاف گواہی دے، تو ہانیہ نے عدالت میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی گواہی دی۔ میں نے اسی رات اپنے آپ کو خنجر مار کر خودکشی کر لی، لیکن ہانیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی تماشا بنے گی۔ میرے گھر والے ہانیہ کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ بابا آپ بتاؤ کہ میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اپنا حساب معاف کر بھی دوں تو اس کی جھوٹی گواہی کا حساب تو معافی کے قابل نہیں ہے نا؟ ہبا کی آواز میں دردناکی صاف جھلک رہی تھی۔ بیٹا اس کو معاف کر دو، بزرگ نے ہبا سے التجا کی۔ ہبا نے ہانیہ کا جسم چھوڑا اور ہانیہ دھڑام سے نیچے گری۔ ہبا کی روح اب بھی ہوا میں کھڑی تھی۔ ہبا کی روح ایک سفید روشنی پر مشتمل تھی۔ وہ روشنی ہانیہ کو اٹھا کر پھر سے ہوا میں پھرانے لگی۔ ہبا نے ہانیہ کو ایک بار پھر زمین پر پٹکا۔ اب ہانیہ ہوش میں آ چکی تھی، لیکن ہانیہ کی ریڑھ کی ہڈی پوری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ ہبا مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو ہبا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ہانیہ زمین پر لیٹے ہبا سے معافیا مانگنے لگی۔ کر دیا معاف تمہیں، جاؤ، مگر میں ہمیشہ تمہارے دماغ پر سوار رہوں گی، تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، تمہارا دماغ گھن کی طرح چاٹ جاؤں گی۔ ہبا کی روح ہانیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ ہبا کی نظر عاصم اور بزرگ پر پڑی جو ہبا کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ وہ مسکرائی اور آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ہانیہ، نادیدہ سرگوشیاں ہانیہ کو آنکھ بند کرنے پر مجبور کرنے لگی۔ وہ کسی بچے کی طرح رونے لگی۔ ابا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، ہبا آئے گی، اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ آئے گی۔ وہ دیکھو ابا، وہ دیوار پر ہبا کھڑی ہے۔ ہانیہ آنکھیں بند کیے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ زندگی بھر کے لیے بیکار ہو گئی تھی، وہ بس لیٹی رہے گی۔ کھڑکی سے باہر کھڑے عاصم نے بزرگ کو بتایا۔ میں جانتا تھا ایسا ہی ہوگا، یہ اذیت، یہ خوف ہانیہ کو جینے نہ دے گا اور نہ مرنے دے گا۔ اچھا عاصم بیٹا، میں چلتا ہوں، شام ہونے والی ہے اور مجھے عبادت کرنی ہے وہاں جا کر۔ بزرگ نے عاصم سے اجازت لی اور چلے گئے۔ کاش تم وہ سب نہ کرتی، کاش۔ عاصم نے سرد آہ بھری اور اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ ابا جی، ابا،
ہبا آ گئی ہے، وہ مار ڈالے گی مجھے، میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، وہ مجھے مارنے آئی ہے، بچاؤ مجھے، کوئی تو بچائے۔ ہانیہ کا فلیٹ اس کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔